हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोग का 18वां अध्याय चल रहा है, मुद्रा बचत एवं साख। उसी का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है। 2023 में आने की इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद मेरा एक ही क्वेश्चन इसका बचेगा, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। तो लगभग 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बचा हुआ है। इस टॉपिक से जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे सारे हमने कवर कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताए थे। तो चलिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का जो मेरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उसमें क्या दिक्कतें आती थी। जैसे कि हमने आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता है कि एक वस्तु के बदले यदि हम दूसरा वस्तु का लेन देन करते हैं तो उसी का हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उस समय में यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वो वस्तु के बदले ही दूसरे वस्तु का लेन देन करते थे। जैसे किसी को गेहूं की आवश्यकता है और उसके पास चावल है, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को चावल देगा और उससे गेहूं ले लेगा। तो उसी में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, उसी के बारे में हमको वर्णन करना है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। एक तो मापक यंत्र नहीं था कि कितने गेहूं के बदले में कितना चावल लिया जाए, या हमको किसी के आम के बदले में दूध लेना था तो कितना आम दिया जाए तो कितना दूध मिलेगा। या ये भी दिक्कतें आ सकती थी कि यदि मान के चलिए हमको ज़रूरत है गेहूं का और सामने वाले जिससे हमको बदला करना है उससे चावल का ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें दिक्कत आ जाती थी कि कैसे हमको उसको एक्सचेंज करेंगे और हम अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। उन्हीं सब दिक्कतों के बाद धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन हुआ था। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी। तो मेनली हमने आपको ब्रीफली इसका समझा दिया। तो चलिए अब टू द पॉइंट चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी समय तक प्रचलन में थी, लेकिन इसमें अनेक कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत समय तक चली थी, बाद में धीरे धीरे आते आते मुद्रा का विकास होने लगा, तो उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त होते चला गया। गांव में अभी भी कुछ वर्षों तक, कुछ वर्ष पहले चलता था। कुछ मान के चलिए किसी को धान रोपने के लिए धान का बीज की ज़रूरत होती थी, दूसरे से लेन देन हो जाता था। लेकिन अब ज़्यादा वस्तु का लेन देन नहीं होता है, अगर होता भी है तो मुद्रा के जरिए होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या कठिनाइयाँ है या विशेषता बतलाना होगा, तो उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। अगर पॉइंट टू पॉइंट कवर करिएगा तो आपको अच्छे मार्क मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर यदि देखेगा आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा। यदि 5 नंबर का पूछा गया तो 5 में 5 मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फर्स्ट कठिनाइयाँ क्या है। तो इसको भी हमने आपके लिए पॉइंट में ही सजा के लिखे हैं ताकि आपको पूरा मार्क मिले। पहला मेरा है कि फर्स्ट पॉइंट है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। अभी हमने आपको बताए थे कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव हो सकता है। मतलब ये हुआ कि हमको ज़रूरत है दूसरे वस्तु का और जिससे हम बदला करेंगे उसको उस वस्तु की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही कम ऐसे समय होते थे जब इसका संयोग बन पाता था कि हमें जिस वस्तु की ज़रूरत है और दूसरे आदमी को भी मेरे पास जो वस्तु है उसकी ज़रूरत है, तभी ना आदान प्रदान हो पाएगा, तभी हम लेन देन कर सकते थे, वस्तु को देकर और वस्तु ले सकते थे। तो दोहरे संयोग का यही मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण घटना या आवश्यक की दौर। संयोग का अर्थ है कि किसी एक ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए। जैसे कि गेहूं के बदले में हमें चावल का खरीदारी करना हो, लेकिन ऐसा कभी कभी ही संयोग होता था कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कम ही संभावनाएं होती थी कि एक की ज़रूरत दूसरे की ज़रूरत से भी मेल खा जाए, तभी आप उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी ना मुद्रा का प्रचलन हो गया तो आपको कोई भी वस्तु की ज़रूरत है तो आप मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। लेकिन सोचिए कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ होगा उस समय में, तो आपको वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता था, तो आपको खोजना पड़ेगा कि इस वस्तु को किसे आवश्यकता है, तभी आप उसे एक्सचेंज कर सकते थे। दूसरा जो मेरी कठिनाई है वो है कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव।
जो मापने की जो इकाई होती है उसका भी कोई फिक्स मानक नहीं था कि जिससे मापा जाए। जैसे अभी कोई भी वस्तु की एक फिक्स मानक इकाई क्या है, रुपया है, मुद्रा के जरिए उसको मापा जाता है। लेकिन उस समय में कोई भी वस्तु का फिक्स मापक नहीं था। मतलब मूल, इसका मेरा मूल जो पॉइंट है वो क्या है कि मूल सामान्य मापक का अभाव। तो चलिए इसको जान लेते हैं क्या होता है। कोई भी ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का एक एक निश्चित माप किया जा सके। जैसे कि 1 किलो चावल के बदले कितना दूध दिया जाए, इसका भी कोई मापक नहीं था। यदि किसी को लेन देन करना है वस्तु से तो 1 किलो चावल देंगे तो हमको कितना दूध मिलेगा, इसका भी कोई मापक ही नहीं था। अभी तो फिक्स है कि आप 30 रुपया लेके जाइए तो 1 लीटर दूध आपको मिल जाएगा। तो ये सब इजी कब हुआ, जब मुद्रा का विकास हुआ, तब ये सब धीरे धीरे आसान होते गए। क्योंकि एक मुद्रा क्या है, किसी भी वस्तु के लिए एक सर्वमान्य मापक है। थर्ड पॉइंट कि भविष्य में भुगतान की कठिनाइयाँ, कि इसमें ऐसा भी हो जाता था कि मतलब भविष्य में भुगतान करना, जैसे कि हमें अभी किसी से कुछ लिए तो उसे हमें आने वाले समय में मतलब कुछ समय के बाद उसे हमको रिटर्न करना है। तो उस समय में हो सकता है उसे भी उसकी ज़रूरत ना हो या उसके पास भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अभी ना है कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप ब्याज पे पैसा ले लेते हैं और कितने भी समय के बाद उसको कैलकुलेशन करके आप ब्याज सहित लौटा देते। लेकिन उस समय में भुगतान की भी कठिनाइयाँ होती थी। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेन देन की कठिनाइयाँ होती थी। इस प्रणाली में उधार लेने वाले को फ़ायदा होता था जबकि उधार देने वाले को घाटा हो जाता था। क्योंकि इस सीजन में जब ज़रूरत है उसको तब उसको दिया जाता था, लेकिन जब उसको ज़रूरत नहीं होता तब उसे रिटर्न मिलता था। तो इससे क्या हो जाता था कि मतलब उधार देने वाले को घाटा लगता था और लेने वाले को फ़ायदा हो जाते थे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि मूल्य संचय की कठिनाइयाँ। इसके अंतर्गत क्या होता था कि संचय का मतलब होता है कि किसी चीज़ को संग्रहित करना, मतलब उसे एकत्र करके या अपने लिए भविष्य के लिए रखना। जैसे अभी के समय में कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि अपने भविष्य के लिए, अपने आगे के समय के लिए पैसा जमा करके रखता है। लेकिन उस समय में जब मुद्रा ही नहीं था तो रखेगा किसे, यानी कि कोई वस्तु को तो आप ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं, ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल 2 साल चलेगा, उसके बाद तो वो ख़राब हो जाएगा। धान भी आप रखिएगा तो 1-1.5 साल में ख़राब हो जाता है, गेहूँ भी ख़राब हो जाता है और फल का तो बात ही नहीं करना, क्योंकि फल तो ज़्यादा दिन रहेगा ही नहीं। और उस समय में कोल्ड स्टोरेज भी नहीं हुआ करता था कि आप कोल्ड स्टोरेज में जाके रख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि मूल संचय की कठिनाइयाँ, मतलब उसे रखने में भी दिक्कतें आती थी, भविष्य के लिए बचा के रखने में दिक्कतें आती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य अथवा धन के संचय का कार्य कठिन था। मतलब उसको संचय करके उसको एकत्रित करके रखने में भी कठिन था। संग्रह के लिए अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती थी। उसे संग्रहित करने के लिए अधिक मतलब जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे रखिएगा, उसको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने पटना का गोलघर के बारे में सुने ही होंगे कि उसे अंग्रेज़ के द्वारा बनाया गया था। धान और गेहूँ सब रखने के लिए ही बनाया गया था, संग्रहित करने के लिए ही बनाया गया था, जो कि अभी मतलब दर्शनाभिलाषी है, सभी लोग उसको देखते हैं। इसलिए उसमें क्या होता है, ज़्यादा मतलब स्पेस की, स्थान की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अतिरिक्त वस्तु नुकसान भी हो जाता था। जैसे दूध और मछली, मिठाई आदि को तो हम संग्रहित करके रख भी नहीं सकते थे। तो हमने इसमें 4 पॉइंट देखे और इस चारों पॉइंट को आप इसी तरह लिखने का प्रयास करिएगा, तो आपको पूरा मार्क ज़रूर मिलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 4th अध्याय देखेंगे, हमारी वित्तीय संस्थान, और हम लोग भूगोल का भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। और जैसे कि आपका केमिस्ट्री चल ही रहा है, तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक लेक्चर देखे थे, उसके बाद हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।